रमेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो, सेठ आया है। रजाई के लिए जो रुपए रखे हैं उन्हें दे दो। अरे सेठ से किसी तरह पल्ला तो छूटे, वो रोज रोज रुपए मांगने आ जाते हैं। कमला घर में खाना बना रही थी। वो बोली, 100 रुपए ही तो हैं, वो भी दे दूं। सर्दियों में रजाई कहाँ से लाओगी? रजाई नहीं होगी तो इतनी ठंड में खेतों में रात कैसे कटेगी? रमेश थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचने लगा कि ठंड तो बहुत हो रही है, बिना रजाई के खेतों में रात कटेगी नहीं। लेकिन सेठ भी आज मानेगा नहीं और फिर रमेश ने कमला से कहा, लाओ पैसे दे दो, कम से कम सेठ से पल्ला तो छूटे। रजाई के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचूंगा। कमला आंखें टेढ़ी करती हुई गुस्से में गई और पैसे लाकर रमेश को दे दिए। रमेश ने रुपए लिए और उदास मन से बाहर चला गया। उसने एक एक पैसा काट कर 100 रुपए जमा किए थे। आज वो भी निकले जा रहे हैं। एक कदम के साथ उसका दिमाग गरीबी के बोझ से दबा जा रहा था। सर्दियों की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। रमेश अपने खेत के किनारे बनी एक छतरी के नीचे खटोले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता कालू पेट में मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। दोनों में से एक को भी सर्दी के मारे नींद नहीं आ रही थी। रमेश ने घुटनों को पेट में चिपकाते हुए कहा, क्यों कालू, अब सर्दी लगती है तो यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ सर्दी। कल से मेरे साथ खेत में मत आना। इस सर्दियों में हवा भी ना जाने कहां से बर्फ आ रही है। उठूं फिर आग जलाऊं, किसी तरह आज का रातों कटे। रमेश उड़ा और छतरी के पास ही आग जलाकर तापने लगा। कालू भी उठ के आग के पास खड़ा हो गया। रमेश ने आग तापते हुए कालू से कहा, कालू तू भी आग ताप ले। कल से यहाँ तेरे लिए पराली बिछा दूंगा, उसमें घुसकर बैठना, फिर तुझे ठंड नहीं लगेगी। आग तापकर रमेश फिर लेटा और वो सोच लिया कि चाहे जो कुछ हो जाए, अब की बार सो जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसका कलेजा कांपने लगा। कभी करवट लेता, कभी उस करवट लेता। जब रमेश को किसी भी तरह नींद नहीं आ रही थी और वो दांत किटकिटाते हुए उठकर बैठ गया और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम ना हुई। तभी एकदम से कालू को किसी जानवर की आहट सुनाई दी। वो झपट कर उठा और छतरी से बाहर आकर भौंकने लगा। रमेश ने उसे कई बार पूछकर बुलाया पर कालू उसके पास नहीं आया। खेत में चारों तरफ दौड़कर भौंकता रहा। धीरे धीरे 2 घंटे गुजर गए। सर्दी और भी ज्यादा बढ़ने लगी। रमेश को बैठे हुए ठंड के मारे चैन न पड़ रहा था। फिर वो उठकर छतरी से बाहर निकला और आसमान की ओर देखने लगा। अभी कितनी रात बाकी है? अभी तो आधी रात बाकी है। रमेश के खेत से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे पराली का ढेर लगा हुआ था। रमेश ने सोचा, चलकर पराली उठा लाता हूँ, उसको जलाकर खूब तापूं। कालू ने रमेश को पेड़ की तरफ जाते देखा तो भागकर रमेश के पास आया और पूंछ हिलाने लगा। रमेश ने कालू से कहा, अब तो रहा नहीं जाता कालू, चलो पराली लेकर आएं और उसे जलाकर तापें, अभी तो रात बहुत है। रमेश पेड़ के पास गया और बहुत सी पराली उड़ाकर ले आया। रमेश पराली को जलाकर आग तापने लगा। आग की लपेट ऊंची ऊंची उठ रही थी और रमेश आग के सामने बैठा आग ताप रहा था। मिनटों में ही उसने अपनी चादर पास में रख दी और दोनों पाँव फैलाकर उसने कालू से कहा, क्यों कालू, अब ठंड तो नहीं लग रही है? कालू कूकू करते हुए रमेश के पाँव पर अपना सिर रख दिया और अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। धीरे धीरे पराली जल चुकी थी। राख के नीचे थोड़ी आग बची थी। रमेश ने फिर से चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठ गया। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती थी उतनी ही उसे सुस्ती बढ़ती जा रही थी। तभी कालू एकदम से भौंकते हुए खेत की तरफ भागा। रमेश को ऐसा लगा कि जानवरों का एक एक झुंड उसके खेत में घुस गया। जानवरों के कूदने की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। फिर ऐसा लगा कि खेत में चल रही है। उसने मन ही मन में कहा, कालू के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। फिर रमेश ने कालू को आवाज लगाई, कालू, ओ कालू। लेकिन कालू भौंकता रहा, उसके पास न आया। जानवरों के चरने की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। रमेश अब अपने आप को रोक नहीं पाया, लेकिन इतनी ठंड में उसे आग के पास से उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ठंड के मारे वो अपनी जगह से ना हिला और वहीं से बैठे बैठे चिल्लाने लगा, कालू, ओ कालू। कालू अभी भी भौंक रहा था। अगर जानवर भाग गए होते तो कालू भी लौट आता। कालू खेत के चारों ओर दौड़ते हुए भौंके जा रहा था। सुबह हुई तो रमेश ने देखा कि रात जानवरों ने तो खेत का सफाया कर डाला था।